हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं पी कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सुपर पी के क्लासेस पर स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के इकोनॉमिक्स की तैयारी को एक नई गति देने के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ अच्छे प्रश्न को लेकर आया हूं, जिन प्रश्नों का एग्ज़ाम में सीधे सीधे आने की पूरी संभावना है। तो चलिए समय को यूं ही बर्बाद न करते हुए उन प्रश्नों को देखते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है। तो तटस्थता वक्र का ढाल कैसा होता है, पहला ऑप्शन दिया गया है बाएं से दाएं की ओर या दाएं से बाएं की ओर या ऊपर की ओर। तो कुछ जानकारी पहले तटस्थता वक्र के बारे में लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो वक्र कैसा होता है और उसकी ढाल कैसी होती है। तो ये होता है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष होता है, जिस पर तटस्थता वक्र की आकृति जो है कुछ इस प्रकार होती है। तो ये देखें, लेफ्ट हैंड की तरफ से ये घटते हुए दर की स्थिति से राइट हैंड की तरफ जाती है। तो कहीं न कहीं ये एल आकृति का दिखता है। इस वजह से अगर एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाए कि तटस्थता वक्र की आकृति कैसी होती है, तो बिंदास बताएंगे कि उसकी आकृति एल आकृति की तरह होती है। तटस्थता वक्र की आकृति जो होती है वो एल आकृति की तरह होती है। इस वक्र को, तटस्थता वक्र को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है उदासीनता वक्र। तटस्थता वक्र का दूसरा नाम क्या है, उदासीनता वक्र। इस वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1881 में ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री एजवर्थ के द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री एजवर्थ के द्वारा किया गया था। लेकिन मेन सवाल हमारा है कि इसका ढाल, तो इसका ढाल घटते हुए होता है और होता किधर है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ से ये राइट हैंड की तरफ जाता है। इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका ढाल बाएं से दाएं की ओर होता है। चलो प्रश्न 2 को देखते हैं। किसी वस्तु की हर अगली इकाई की प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है। किसी वस्तु की हर अगली इकाई की प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो सीमांत उपयोगिता पहले समझेंगे कि क्या होता है। सीमांत का मतलब होता है कि एक अतिरिक्त प्रयोग से जो हमें मिलता है, कि एक अतिरिक्त प्रयोग से हमें जो मिलता है वो सीमांत कहलाता है। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। तो आप लोग सब रसगुल्ले का इस्तेमाल तो किए होंगे, तो उसी से समझते हैं कि अगर हम पहला यूनिट जब रसगुल्ले का खाते हैं तो हमें चरम सीमा तक उपयोगिता मिलता है, आनंद भी आता है। लेकिन जब दूसरा खाते हैं तो इसके तुलना में कुछ जो उपयोगिता होती है कुछ कम मिलती है। फिर तीसरा जब खाते हैं तो और कुछ कम मिलती है। जब चौथा का इस्तेमाल करते हैं तो और कम मिलती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि रसगुल्ले का इस्तेमाल करने का मन नहीं करने लगता है। तो समझ लीजिए कि क्यों नहीं मन करने लगता है। तो हर अतिरिक्त का जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, उन अतिरिक्त इकाई से कुछ ना कुछ उपयोगिता का ह्रास होते जा रहा था। तो एक समय ह्रास होते होते ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई कि जीरो उपयोगिता आपको मिलने लगी, शून्य उपयोगिता आपको मिलने लगी। तो शून्य उपयोगिता क्यों मिली, तो मिलने का मुख्य रीजन यहीं से है कि हर अगली इकाई का जो आप प्रयोग कर रहे थे उसे कुछ ना कुछ घटते हुए दर से आपको उपयोगिता मिली। तो इसका मतलब यही हुआ कि हर अगली इकाई की प्रयोग से सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा में
किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के शाखा हम लोग दो जानते हैं, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। शाखा दो होती है, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। व्यष्टि में छोटे छोटे सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि में सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और समष्टि में संपूर्ण कंप्लीट चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कंप्लीट चीज़ों का अध्ययन समष्टि के अंतर्गत किया जाता है। तो कहता है उपभोक्ता। तो चलिए उपभोक्ता को देखते हैं कि उपभोक्ता जो भी होता है वो कोई ना कोई व्यक्ति होता है, यानी जो वस्तुओं का उपभोग करता है, जो वस्तुओं यानी उपयोगिता यानी उपयोगिता का उपभोग करता है या उसका ह्रास करता है, तो वो कोई ना कोई व्यक्ति होता है। वो कोई ना कोई व्यक्ति होता है और व्यक्ति को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में लिया जाता है, जिसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र का ही दूसरा नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का दूसरा नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र है। तो इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ये होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को कौन सा स्थान दिया गया है। फिर से उपभोक्ता पर एक और सवाल आपके सामने है कि उपभोक्ता है क्या। तो उपभोक्ता एक ऐसी युक्ति है जो उपयोगिता का ह्रास करता है। जो क्या करता है, उपयोगिता का ह्रास करता है। उपयोगिता का ह्रास करता है, यानी अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का पहुंच हर उन चीज़ों तक होती है जिसमें उपयोगिता निहित होती है और उसका ह्रास करने का क्रेडिट सिर्फ उपभोक्ता को जाता है। तो इस वजह से उपभोक्ता को अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को आर्थिक एजेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अब अगला सवाल देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव किसके कारण होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है। तो ये रही आपके सामने पीपीसी की आकृति। तो ये वाई अक्ष होती है, ये आगे भी बता चुके हैं, ये एक्स अक्ष होती है और ये पीपीसी वक्र होती है। ये आपकी क्या है, पीपीसी वक्र है। तो पीपीसी वक्र में खिसकाव कहने का मतलब ये आगे की ओर या पीछे की ओर, ये आगे की ओर खिसकाव या पीछे की ओर खिसकाव। तो कुछ ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ये है साधन में कमी के कारण, ऑप्शन बी साधन में वृद्धि के कारण। तो समझते हैं इन ऑप्शन को। साधन को कैसे समझें सर। तो साधन को समझते हैं कि मान लीजिए आप 5 मशीन का इस्तेमाल करके 50 चीज़ों का आप उत्पादन कर लेते हैं, 50 चीज़ों का प्रोडक्शन आप कर लेते हैं। अगर हम कह दें कि ये मशीन जो आपके सामने है इसे आप घटा करके 2 कर दीजिए, तो क्या 2 मशीन से आप 50 वस्तु का प्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं, हो सकता है ये 20 से 30 के बीच में रह जाए। अगर इन्हीं मशीन की संख्या को हम बढ़ा करके 10 कर दें
तो हो सकता है 50 वस्तु की प्रोडक्शन की जगह 100 वस्तु का उत्पादन हो जाए। तो हमने देखा कि 5 मशीन से हम 50 वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मशीन जो हमारा साधन है वो घट जाए तो उत्पादन घट जा रही है, और मशीन बढ़ जाए तो उत्पादन बढ़ जा रही है। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब उत्पादन बढ़ती है तो इधर शिफ्ट होती है, और जब उत्पादन घटती है तो इधर शिफ्ट होती है। यानी सर उत्पादन घटती है साधन में कमी के कारण, उत्पादन बढ़ती है साधन में वृद्धि के कारण। यानी हमारा ऑप्शन ए भी और बी भी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों के कारण पीपीसी वक्र में खिसकाव होता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। कहता निम्न में से मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूपांतरण कौन करता है? मिश्रित मतलब क्या होता है? तो मिश्रित मतलब होता है मिला हुआ। तो मिला हुआ क्या क्या चीज मिला हुआ होता है, उन चीजों को देखेंगे। तो ये हमारे सामने है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिल करके, दोनों क्षेत्र मिल करके मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार बनाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी निहित है, सार्वजनिक क्षेत्र भी निहित है। निजी क्षेत्र होता है प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र होता है पब्लिक सेक्टर। यानी जिस क्षेत्र पर सबों का अधिकार होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, जिस पर किसी एक का अधिकार होता है वो निजी क्षेत्र कहलाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये दोनों क्षेत्र की भूमिका होती है। इस वजह से 6 नंबर का हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पहले समष्टि का अर्थ समझेंगे, समष्टि का अर्थ समझेंगे कि समष्टि का अर्थ क्या होता है। समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण, समष्टि का अर्थ होता है संपूर्ण यानी कंप्लीट। समष्टि का अर्थ होता है कंप्लीट। तो हम यहाँ से देखेंगे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम समझ लीजिए आप, आपके पूरे देश की आय, यानी आपके संपूर्ण देश जो इंडिया में कंप्लीट इनकम है उस इनकम को दर्शा रहा है। तो यहाँ भी कंप्लीट का भाव आया। दूसरा है पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार में पूर्ण भी कंप्लीट का भाव आया। और तीसरा ऑप्शन है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, यानी यहाँ भी कंप्लीट का भाव आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं मेरा ऑप्शन सी भी, ए बी और सी भी तीनों ऑप्शन कंप्लीट को दर्शा रहा है। और समष्टि का मीनिंग भी संपूर्ण ही आता है, कंप्लीट ही आता है। इस वजह से उपरोक्त तीनों आंसर मेरा क्या है? सही है। चलिए अब अगला प्रश्न 8 की ओर। अतः पूर्ति वक्र पर, पूर्ति वक्र का ऊपर की ओर खिसकना पूर्ति की कौन सी स्थिति दर्शाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनेंगे कि पूर्ति वक्र का ऊपर की ओर खिसकना पूर्ति की कौन सी स्थिति दर्शाता है? तो चलिए पहले पूर्ति वक्र देखते हैं कि सप्लाई कर्व होती कैसी है। तो ये फिर से हमारे सामने एक बार एक्स अक्ष और वाई अक्ष की भूमिका आई। ये रहा वाई और ये हमारे सामने है एक्स। और पूर्ति वक्र जो मेरा होता है वो इस प्रकार होता है सप्लाई कर्व। ये क्या होता है? सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र। आप समझेंगे कैसे कि पूर्ति वक्र ऊपर कब जाता है और नीचे कब जाता है। तो ये रहा मेरा कि P प्राइस पर हम
क्यू वस्तु की पूर्ति कर पा रहे हैं इस जगह पर, अगर यही प्राइस बढ़ जाए तो हमारी पूर्ति यहां से उठ करके यहां चली आएगी। अब अगर यही प्राइस P से घट करके P2 हो जाए तो पूर्ति वक्र यहां से शिफ्ट यहां हो जाएंगे और बढ़ करके यहां। तो ये कंडीशन हमारे सामने आई कि पूर्ति वक्र जो है वो जब कीमत बढ़ता है तो आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है, और जब कीमत घटता है तो पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है। यानी एक ही वक्र पर जब पूर्ति का चलन होता है आगे की ओर और पीछे की ओर, तो जब चलन इसका आगे की ओर होता है तो उस स्थिति को पूर्ति में विस्तार कहते हैं। तो उस स्थिति को पूर्ति में विस्तार कहते हैं। और जब वही वक्र पर पूर्ति का चलन पीछे की ओर होता है तो उस स्थिति को संकुचन कहते हैं। उस स्थिति को पूर्ति का संकुचन कहते हैं। तो हमारे सामने कंडीशन है कि पूर्ति ऊपर की ओर खिसकना, तो ऊपर की ओर पूर्ति खिसक रही है। पूर्ति पहले यहां थी, अब इस जगह से पूर्ति ऊपर की ओर जब खिसक रही है तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? पूर्ति में विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्तार। तो देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है हमारा पूर्ति में विस्तार, इस वजह से मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या बतला रहा है कि मांग में कमी का कौन सा कारण है? तो मांग में कमी का कारण कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह रहा है उपभोक्ता की आय में कमी। तो आय में कमी, इस बात को समझते हैं कि आखिर आय में कमी होने से क्या कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए अभी आप मंथली इनकम 15,000 कर पा रहे हैं। 15,000 इनकम से आप अपने परिवार के लिए हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि 15,000 का इनकम से आप पर डे ब्रेकफास्ट में 1 केजी फल, 1 लीटर दूध इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। क्या यही इनकम अगर आपका घट करके 15 से सीधे 8,000 हो जाती है तो क्या आप इसी तरीके से 1 केजी फल का इस्तेमाल कर पाएंगे? तो नहीं, ये हो सकता है घट करके 400 ग्राम फल हो जाए, दूध 500 ml हो जाए। तो कंडीशन, अगर यही आय मेरा बढ़ जाता तो हो सकता है 1 केजी फल के स्थान पर हम कुछ ज़्यादा ही खरीद लेते, लेकिन हमको यहाँ कमी देखना है, वृद्धि पर अभी ध्यान नहीं देना है। तो हम क्या देखें कि जब आय 15,000 से घट करके 8,000 हो जा रही है तो हमारे द्वारा जो मांगी गई वस्तु थी, जो हम डिमांड कर पा रहे थे, वो वस्तु की मात्रा भी अब घट जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन बी मेरा फॉलो हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं, क्रेताओं की संख्या में कमी। तो क्रेताओं की संख्या में कमी, क्रेता मतलब होता है खरीदने वाला, यानी मांग करने वाला, जो वस्तु की मांग कर रहा है, डिमांड कर रहा है, या जो वस्तु की खरीद रहा है। अगर इसकी संख्या घट जाए, कभी बाजार में 100 आदमी 100 चीज को खरीदने के लिए तैयार है और वही आदमी अगर घट के 30 हो जाए तो 30 ही चीज की अब बिक्री होगी। तो इसका मतलब क्रेताओं की संख्या में कमी भी मांग को प्रभावित करता है। यानी ऑप्शन ये भी मेरा राइट जा रहा है, ऑप्शन बी भी राइट जा रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि भविष्य में कीमत कम होने की संभावना, ये बात है, भविष्य में कीमत कम होने की संभावना। इसे भी देखते हैं। मान लीजिए आप अभी कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसका मूल्य 10,000 पड़ रहा है
और वही वस्तु की संभावित स्थिति बता रहा है कि आने वाला एक महीना में उसका मूल्य 10,000 से सीधे 6,000 होने वाली है, तो क्या वर्तमान में आप मांग करना चाहेंगे उस वस्तु का? नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक महीना अगर आप रुक जाते हैं तो 10,000 की चीज़ सीधे आपको 6,000 में मिल जा रही है। 10,000 की चीज़ सीधे आपको 6,000 में मिल जा रही है। इस वजह से अगर भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है तो भी मांग कम हो जाती है। इसका मतलब ऑप्शन मेरा ए, बी, सी तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन अर्थशास्त्र की शाखा है? इनमें से कौन अर्थशास्त्र की शाखा है? तो सिंपल सी बात जानते हैं, जब अर्थशास्त्र की शाखा की बात आ जाए तो हम लोग दो ही शाखा पढ़े हैं कि सर अर्थशास्त्र में दो शाखा होती है, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। और दूसरा क्या होता है सर? समष्टि। तो इस प्रकार हमारा आंसर किधर जा रहा है? ऑप्शन ए में भी और बी में भी, यानी ए और बी सी में निहित है। तो इस वजह से ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो अब इसका अगला पार्ट अगले दिन फिर इसी तरह धुआंधार प्रश्न लेकर के आएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए, उसके साथ शेयर कीजिए, उसे भी शेयर करने के लिए बोलिए। और अगर कोई बिंदु आपको समझने में कठिनाई हुई तो उस बिंदु के बारे में हमारे चैनल पर ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हमारी पूरी उम्मीद होगी कि हम उस कमेंट को जितना जल्दी हो सके आप तक लेकर के पहुँचें और आपकी सारी त्रुटियों को दूर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बिंदास रूप से एग्ज़ाम की धुआंधार तैयारी करते रहिए और स्वस्थ भी रहिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।